हेलो फ्रेंड्स, रोटी, कपड़ा और मकान आम इंसान की ये 3 बहुत ही बेसिक ज़रूरतें हैं। इस वीडियो में मैं आपसे रोटी और कपड़े के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं आपसे बात करूंगा मकान के बारे में। मकान या फिर घर, ये सिर्फ शब्द नहीं, एक इमोशन है, एक भाव है। और यह चीज़, इस बात को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो हमेशा या तो किराए के मकान में रहे हैं या फिर किसी मजबूरीवश उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि आप एक्चुअली में आप जब घर बनाते हैं तो घर वो प्लॉट पे बहुत बाद में बनता है। उसके बहुत पहले वो मकान आपके मन में बन चुका होता है, आप उसे बना चुके होते हैं। अपने सपने में आप उसके बारे में दिन रात सोचते हैं, है कि नहीं? तो ये घर सिर्फ एक घर नहीं, बहुत बड़ा इमोशन है और ये हर कोई कैरी करता है। हर वह इंसान जो घर बनवाना चाहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि घर सिर्फ रॉ मटेरियल्स जो कि है बालू, हमारा गिट्टी है, सैंड है, इनसे नहीं बनता है। एक्चुअली में ये उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ मांगता है आपसे, और ये आपसे मांगता है आपका हार्ड अर्न्ड मनी। आप अपने इमोशंस को इन पैसों में डालकर फिर अपना घर बनाते हैं। इसलिए ज़रूरी है इस बात को समझा जाए कि घर बनाने से पहले हम क्या करें और क्या ना करें। इस वीडियो के थ्रू मैं उन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो सारी गलतियां कभी ना करें जो आम लोग करते हैं। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला पॉइंट है आपका बजट अवेयरनेस। आपका मैक्सिमम बजट कितना है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए घर बनवाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर का एस्टिमेशन कराएं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप वाकई में जो घर बनाना चाहते हैं, क्या वाकई इस बजट में वो पॉसिबल है। अगर हाँ, तब तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो ज़रूरत है कि आप अपने घर का नक्शा वैसा बनवाएं जो कि आपके बजट को अलाउ करता है, वरना अधूरा रह सकता है आपका सपना। दूसरा पॉइंट, आपकी ज़रूरत, बोले तो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट है, कितने हॉल्स चाहिए, कितनी टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट है। और ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बेयर मिनिमम, याद रखिए। क्योंकि जब आपका एरिया बढ़ता है तो आपका बजट भी बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट को समझें और एग्जैक्ट करंट नीड को समझते हुए, अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए, स्पेशल जो हमें ज़रूरतें हैं उसको हम फुलफिल करें, उसको मार्क करें, उनको नोट डाउन करें। तीसरा पॉइंट, आपके भविष्य की ज़रूरत, बोले तो फ्यूचर प्रोजेक्शन। जैसे कि आने वाले 15 से 20 साल में क्या और कैसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसे पहले ही नोट डाउन किया जाए। क्योंकि घर बार बार नहीं बनता, तो इस तरीके से जब आप फ्यूचर प्रोजेक्शन को प्लान करते हैं, तो जब भी आप नक्शा बनवाएंगे उस वक्त उस नक्शे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को अकोमोडेट कर सके, ताकि भविष्य में होने वाले बेवजह के खर्चों से बचा जाए। ये बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, एक अच्छा आर्किटेक्ट और एक सिविल इंजीनियर। एक अच्छा आर्किटेक्ट या एक सिविल इंजीनियर एक्सपर्ट होते हैं आपके सपनों के घर को विजुलाइज करने में। ये आपके घर को वैसा ही विजुलाइज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। एक कंसल्टेंट आपको गाइड करता है हर वक्त, जब आपका घर स्टार्ट होता है और जब तक वो बन नहीं जाता तब तक। तो वो आपको कई गलत डिसीजन से बचाते हैं, जिससे बचता है आपका ढेर सारा पैसा, बहुत सारा, वाकई में बहुत सारा पैसा। पांचवा पॉइंट, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसे ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स पढ़नी आती हो, या फिर जिसने क्वालिफाइड आर्किटेक्ट या इंजीनियर के अंडर में काम किया हो, जिसे ये पता हो कि ड्राइंग्स में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, ताकि वह कॉन्ट्रैक्टर उन सभी चीज़ों को, उन स्पेसिफिकेशंस को, उन गाइडलाइंस को उसी तरीके से साइट पे, एक्चुअल साइट पे, वाइल द कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, वो उनको ट्रांसलेट कर सके। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छा क्वालिटी घर बनाने के लिए। कैसे जाने कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वाकई क्वालिफाइड है? एक बहुत आसान तरीका, कॉन्ट्रैक्टर के पिछले कामों को देखिए। जिन लोगों का घर उसने बनाया है उनके ओनर से मिलिए, उनका फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए कि उसने वाकई क्वालिटी मेंटेन किया है, क्या उसने वैसे ही घर बनाया है जैसे आर्किटेक्ट या इंजीनियर ने उन्हें बताया था। दिस कुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी और गुड क्वालिटी पर्सन इन टर्म्स ऑफ
कॉन्ट्रैक्टर। एंड द लास्ट पॉइंट, एक अच्छा नक्शा या हाउस प्लान, ये बहुत ज़रूरी है। एक एक्सपर्ट आपके 2D प्लान्स को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकता है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। आम आदमी एक 2D प्लान को देखकर पूरी तरीके से उस स्पेस को विजुलाइज नहीं कर सकता है। 3D में वो इमेजिन करना मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप 2D प्लान देख रहे हैं तो साथ ही साथ डिटेल्स भी मांगें। डिटेल्स जैसे कि फर्नीचर डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल डिटेल्स और प्लम्बिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बेडरूम प्लान किया है, एक घर में बेडरूम प्लान किया गया है, टॉयलेट प्लान की गई है, हॉल प्लान किया गया, तो आप ये चेक कीजिए कि इन सारे स्पेसेस में फर्नीचर्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे प्लेस किया जा रहा है, और फर्नीचर्स प्लेस करने के बाद आपके पास कितना जगह बच रहा है। और कहीं पे अगर पूरे स्पेस में कहीं पे कोई जगह बहुत बड़ा है, कोई खाली जगह है, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस स्पेस में आप कोई फर्नीचर यूज़ करने वाले हैं। अगर नहीं तो फिर उस स्पेस का पर्पस क्या है, वो स्पेस कैसे आपको हेल्प कर रहा है। तो ज़रूरी है कि वाइल 2D प्लानिंग हम इन एक्सेस स्पेसेस को रिड्यूस करें। इससे आपका बजट भी कमेगा क्योंकि आपका एरिया रिड्यूस होगा। लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आप पहले ही डिसाइड करें। बेस्ड ऑन 2D प्लानिंग आप पहले डिसाइड करें कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स आने वाली हैं, प्लम्बिंग की पाइपलाइंस कहाँ से जाने वाली हैं, how it is connecting with the septic tank. So all these details before executing the work is very much important. It's very very necessary. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप इनको पहले एग्जीक्यूट करके, पहले ही डिस्कस करके फ्यूचर में होने वाले तोड़ फोड़ से बच सकते हैं। क्योंकि बाद में घर बनने के बाद सिर्फ पछतावा होता है और बर्बाद होता है ढेर सारा पैसा। जब इतना कुछ डिस्कशन हो ही गया है तो एक और आखिरी पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना मैं कह सकता हूँ कि आपका घर आपका अपना घर नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो वो है, जब भी आप आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को अपने घर के रिक्वायरमेंट की ब्रीफ दें तो आप उन्हें ये भी बताएं कि आपके परिवार का कल्चर या लिविंग स्टाइल कैसा है। ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 फैमिलीज है, एक राम की फैमिली और एक श्याम की फैमिली। राम की फैमिली 25 लोगों की फैमिली और एक जॉइंट फैमिली है, इट्स ए बिग फैमिली। और श्याम की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली है जो कि 6 लोगों की फैमिली है, जहाँ पे सिर्फ उसके श्याम के पेरेंट्स, श्याम की वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली, छोटी सी फैमिली। अगर इन दोनों परिवार के रिक्वायरमेंट्स की, हाउस रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या वो इक्वल हो सकती हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि राम की फैमिली बहुत बड़ी है और श्याम की छोटी। तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, याद कीजिए हमने डिस्कशन किया था बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के अलावा और क्या चीज़ है जो राम के घर को यूनिक बनाएगा और श्याम के घर को यूनिक बनाएगा? वो है राम के परिवार में उनके सदस्यों जो है, उनके परिवार के मेंबर्स जो हैं, उनका लिविंग स्टाइल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए राम के लिए हमने एक बेडरूम बनाया, बट राम एक ऐसे पर्सन है जिन्हें रात में सोने से पहले पढ़ना पसंद है। सो हो सकता है उनके बेडरूम में एक, उनके बेड और सोफ़ा के अलावा शायद एक ऐसा भी कॉर्नर हो जो रीडिंग रूम या फिर लाइब्रेरी के पर्पज से यूज़ किया जा सके। हो सकता है राम के बेटे को गेमिंग का शौक है, तो उसके बेटे को बेडरूम के अलावा एक ऐसा एंटरटेनमेंट रूम भी चाहिए जहाँ पे गेमिंग कंसोल्स लगे हों। और चूंकि उनका परिवार इतना बड़ा है तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट से इस परिवार को बांधे रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन ये उठता है कि जब परिवार इतना बड़ा होगा तो ये इस तरीके का परिवार आखिर अपने खाली समय में करता क्या है, वो कैसे रहते हैं, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जब इतने बड़ी परिवार में सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, वो सभी टाइम स्पेंड कैसे करते हैं। तब हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमें ज़रूरत है एक बड़े पर्पस हॉल की, और ये हॉल प्राइवेट भी हो सकता है, सेमी प्राइवेट भी हो सकता है, और हो सकता है दिस इज द ओनली हॉल दैट दे हैव। सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द फैमिली, द लिविंग स्टाइल ऑफ द फैमिली। और ये चीज़ कहाँ से निकल के आई? ये निकल के आया जब हमने डिस्कशन किया, जब क्लाइंट खुलकर इस बारे में बात करते हैं तब ऐसी रिक्वायरमेंट्स निकल के आती हैं। अदरवाइज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज देयर। बेयर आर्किटेक्ट्स एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स, they always know what is the bare minimum requirement.
क्योंकि अगर सिर्फ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट से घर बने तो सारे घर एक जैसे होंगे। तो जब भी हम अच्छे डिज़ाइंस की बात करते हैं तो ये अच्छे डिज़ाइंस आपके लिविंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर को खुद अपनी तरफ से ये बताएं उनको कि आप क्या चाहते हैं, आप स्पेसेस में कैसे रहना चाहते हैं, आप अपने खाली समय में अपने घर को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। आपके रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगे। अगर श्याम के घर की बात करें, जो कि बहुत ही छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है, तो श्याम के घर में चूंकि उनके पेरेंट्स हैं, हो सकता है जब डिस्कशन आप करेंगे उनसे, जब आर्किटेक्ट्स डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है ये निकल के आए कि श्याम के पेरेंट्स को आउटडोर सिटिंग चाहिए। दे लव टू एंजॉय देयर टाइम इन द आउटसाइड एरिया ऑफ द हाउस। एंड श्याम को हो सकता है एक ऐसा स्पेस चाहिए जो घर के अंदर भी हो और घर के बाहर भी हो, बिल्कुल ऐसा स्पेस विच गिव्स द फीलिंग ऑफ bringing the outdoor inside. That means having a courtyard in the hall, right? So that way ये श्याम की रिक्वायरमेंट है। और वैसे ही हो सकता है उनके किड्स को एक स्टडी रूम चाहिए, सेपरेट स्टडी रूम चाहिए। तो ये चीज़ें तब निकल के आती हैं जब क्लाइंट या फिर जब आप खुद अपनी तरफ से ये बातें अपने लिविंग स्टाइल्स को शेयर करते हैं आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स के साथ, तब जाके आपका घर अलग बनता है। क्योंकि हर घर अलग होता है, हर घर की कहानी अलग होती है, और no two houses can be same. So tip of the video, you can say this is the conclusion part of the video. Now it's time to change the mindset because आप इस चीज़ को समझिए कि स्पेसेस सिर्फ महज स्पेसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेडरूम सिर्फ बेडरूम नहीं है, हॉल सिर्फ हॉल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हॉल एक ड्राइंग रूम जो कि गेस्ट के पर्पस के लिए होता है। ड्राइंग रूम में आप गेस्ट को इनवाइट करते हैं, अगर आपने वहाँ पे बेड लगा दिया है तो ड्राइंग रूम में रखा बेड आपके बिहेवियर को ट्यून करता है, आप उस बेड पे सोते हैं। तो एक्चुअली में आप उस हॉल की एक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं। सो ये कहाँ से आता है? ये आता है स्पेसेस से। आपने स्पेस को वैसे डिफाइन किया है। स्पेस को जब आप वैसे डिफाइन करते हैं तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि जब भी आप आगे से हाउस प्लानिंग के बारे में सोचें तो आप बिहेवियर को सोचें। आप ये सोचें कि आने वाले जनरेशन्स को, आने वाले या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर कैसी बिहेवियर को आप ट्यून करना चाहते हैं, आप उन्हें किस तरीके से बिहेव कराना चाहते हैं, आप किस तरीके का कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं, आप वैसे ही स्पेसेस को बिल्ड करें। आप स्पेस की एक्टिविटीज़ को सोचें, आने वाले भविष्य में होने वाले स्पेस के एक्टिविटीज़ को इमेजिन करें और उस हिसाब से आप फर्नीचर्स यूज़ करें, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। So friends, I hope you have liked this video. So if you have anything to share, please comment down below, and till then